नमस्कार साथियों, आप लोगों को जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, आज बाबर पार्ट 2 आ चुका है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने मेरी नहीं देखी होगी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप लोगों की ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। लास्ट क्लास में मैंने बाबर के काबुल विजय और काबुल के शासक के रूप में बाबर को देखा था। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। काबुल विजय के पश्चात बाबर को आगामी सैनिक अभियानों के लिए तैयारी करने का अवसर मिल गया। 1507 ईस्वी में कंधार पर बाबर ने जब विजय प्राप्त कर लिया, उसके बाद उसने कंधार को अपने भाई को सुपुर्द कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश ये रहा कि शीघ्र ही कंधार उसके अधिकार क्षेत्र से निकल गया। इसके बाद बाबर का ध्यान समरकंद की तरफ फिर गया, वही समरकंद जिसकी मैंने लास्ट वीडियो में बात की है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि लास्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो समरकंद की तरफ बाबर का फिर ध्यान गया और समरकंद को जीतना इतना आसान नहीं था। इसके लिए बाबर ने ईरान के शाह इस्माइल सफवी की सहायता से बाबर समरकंद को जीतना चाहता था। इसमें ईरान के शाह इस्माइल सफवी ने बाबर की सहायता भी की। बाबर ने समरकंद के साथ साथ बुखारा और खुरासान पर भी विजय प्राप्त की। ईरान के शाह इस्माइल सफवी की सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ समय के लिए बाबर ने शिया मत को भी स्वीकार किया था। विजय प्राप्त करने के बाद बाबर का साम्राज्य काफ़ी दूर तक विस्तृत हो गया था। अगर हम नाम ले कहाँ तक विस्तृत हो गया था तो ध्यान दीजिएगा। ताशकंद, कुदुंज, हिसार, समरकंद, बुखारा, फरगना, काबुल और गजनी। किंतु यह अधिकार भी उसके लिए क्षणिक सिद्ध हुआ। कुछ ही समय पश्चात यह प्रदेश उसके हाथ से निकल गया। ईरान के शाह के वापस लौटते ही उज्बेक नेता उबैदुल्ला खान ने 1512 ईस्वी में बाबर को परास्त कर समरकंद से खदेड़ दिया। इस प्रकार बदखसा को छोड़कर सभी प्रदेश उसके हाथ से निकल गए। अतः बदखसा का प्रबंध खान मिर्जा को सौंपकर बाबर 1513-14 ईस्वी में काबुल लौट गया। उसे सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी तो उसने दक्षिण पूर्व की ओर अथवा भारत की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया और उत्तर पश्चिम से बाबर ने अपना ध्यान हटा लिया। चलिए अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। मुगल वंश के ही अंदर बाबर के ही विषय में है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत पर बाबर द्वारा किए गए आक्रमण। तो अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि बाबर ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया और उसका आक्रमण करने के पीछे उद्देश्य क्या रहा, इस चीज को हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बाबर 1524 से 1525 ईस्वी तक काबुल का शासक बना रहा। जब तक वह वहां का शासक बना रहा, उसी बीच उसने भारत की भावी विजय की योजना बनाई। हालांकि बाबर कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों से जूझते बाबर की राजनीतिक सूझबूझ काफी विकसित हो चुकी थी। बाबर विपरीत परिस्थितियों से कभी घबराता नहीं था और उनका दृढ़ता के साथ सामना करता था। बाबर के द्वारा भारत पर जो आक्रमण किए गए उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं हो पाया है कि बाबर के द्वारा भारत पर कितने बार आक्रमण किए गए, लेकिन स्वयं बाबर 5 आक्रमण की बात करता है, जिसमें जो हमारा प्रथम आक्रमण है
हम उसके विषय में चलिए चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत की ओर प्रस्थान किया तथा यूसुफजाइयों को अपने नियंत्रण में कर बाजौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बाजौर पर आक्रमण के समय बाबर ने तोपों और बंदूकों का प्रयोग किया। यह पहला अवसर था जब भारत के किसी युद्ध में तोपों एवं बंदूकों का प्रयोग किया गया था। इसके बाद बाबर ने झेलम नदी के तट पर भीरा नामक स्थान पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से बाबर पहली बार बाजौर के दुर्ग पे अपना अधिकार कर लेता है और उसके बाद वो झेलम नदी के किनारे एक जगह है भीरा नामक स्थान, उस पर अपना अधिकार करता है। तो जब वो भीरा पे अधिकार कर लेता है तो वह अपने सैन्य दलों को आदेश देता है कि वह भीरा की जनता को, वहाँ के पशुओं को और कृषि को किसी भी प्रकार का नुकसान या क्षति न पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे उसकी राजनीतिक चाल थी। राजनीतिक चाल ये थी कि वो वहाँ शासन करना चाहता था। तो भीरा से ही बाबर ने अपने दूत मुल्ला मुर्शीद को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास एक संदेश भिजवाया और उस संदेश में उसने ये कहलवाया था कि उसके द्वारा जो उसके पूर्वजों के राज्यों को लिया गया है वह उन्हें वापस कर दे, लेकिन रास्ते में ही दौलत खान ने उसके राजदूत को लाहौर में ही रोक दिया। तो इस तरीके से इब्राहिम लोदी का उसके पास कोई सूचना नहीं आया और बाबर वापस काबुल की तरफ लौट गया। बाबर भीरा की व्यवस्था अपने एक प्रतिनिधि हिंदू बेग को सौंप दिया, किंतु उसकी भीरा विजय भी अस्थायी सिद्ध हुई, क्योंकि जैसे ही बाबर काबुल लौटता है भीरा की जनता वो हिंदू बेग के खिलाफ विद्रोह कर देती है, जिसके कारण हिंदू बेग को वहाँ से भागना पड़ता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भीरा उसके द्वारा जीता गया था वो भी उसके लिए अस्थायी या क्षणिक शासन की जगह देखा जा सकता है। चलिए अब हम बाबर के द्वितीय आक्रमण के विषय में बात करेंगे। प्रथम आक्रमण मैंने आपको बता दिया, अब हम ये देखते हैं कि बाबर के द्वितीय आक्रमण में क्या क्या बातें हैं। दूसरी बार बाबर ने सितंबर 1519 ईस्वी में भारत की ओर रुख किया। वह अपनी सेना के साथ खैबर की दर्रों की ओर से आगे बढ़ा। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, जिस रास्ते से आया था वह उसका नाम क्या था आपसे पूछा जा सकता है। तो उस दर्रे, या दर्रे मतलब ये होता है रास्ता, तो उस दर्रे का जो नाम था वो खैबर था। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस आक्रमण के उसके दो उद्देश्य थे। उसका जो पहला उद्देश्य था वह यह था कि यूसुफजाई कबीले के लोगों को अपने अधीन कर लेना, और उसका जो दूसरा उद्देश्य था वो ये था कि पेशावर को अपने सैनिक शक्ति का केंद्र बनाना। किंतु बदखसा में विद्रोह की सूचना पाके वह वापस काबुल लौट गया। अब हम बाबर के तृतीय आक्रमण को देखते हैं। तो थोड़ा समय आप लोगों को तृतीय आक्रमण के बारे में कुछ चीजें बोर्ड पे भी लिख देता हूँ। जैसे तृतीय आक्रमण, बाबर द्वारा भारत पर जो तीसरा आक्रमण किया गया वो 1520 ईस्वी में हुआ। इस आक्रमण में उसको जो बाजौर और भीरा
हाथ से निकल गया था उस पर उसने पुनः विजय हासिल कर ली। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उसकी ये। तत्पश्चात वह सियालकोट की ओर बढ़ा, जिस पर बिना किसी प्रतिरोध के उसका अधिकार हो गया। यहाँ से वह आगे बढ़ने की योजना बना ही रहा था कि उसे सूचना मिलती है कि कंदहार में उसकी अनुपस्थिति में उपद्रव हो गया है। यह उपद्रव करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम है शाहबेग अरगून। इस नाम को एकदम याद कर लीजिएगा आप लोग, शाहबेग अरगून। तो उसने तुरंत वहाँ गया और कंदहार के विद्रोह को दबाया और उसमें अपना अधिकार फिर से स्थापित किया और उसने कंदहार का प्रबंधन अपने पुत्र कामरान को सौंप दिया। इस प्रकार उसके द्वारा उसका तीसरा आक्रमण भी समाप्त हुआ। अब हम बाबर के चौथे आक्रमण के बारे में आपसे बात करेंगे। बाबर ने 1524 ईस्वी में भारत के लिए पुनः अभियान किया। इस समय दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी के मध्य अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका उसने उल्लंघन किया था। इसी समय दौलत खां और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया। दौलत खां के पुत्र दिलावर खां के द्वारा दौलत खां ने बाबर को संदेशा भिजवाया और उस संदेश में ये कहा गया था कि बाबर आए और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को अपदस्थ करे, उसकी जगह उसके चाचा आलम खां लोदी को गद्दी पे बैठाने में सहायता करे। उधर राणा सांगा ने भी बाबर के पास एक दूत भेजकर आगरा पर आक्रमण करने का आश्वासन दिया था। बाबर के लिए यह एक स्वर्ण काल था, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें बाबर के अनुसार हो रही हैं। वहाँ की जो कंडीशन है वो आपस में इब्राहिम लोदी दौलत खां में बन नहीं रही है। उधर राणा सांगा भी बाबर का सपोर्ट कर रहा है, तो ये बाबर के लिए एक अच्छा उसके आक्रमण में और सहयोग कर सकता है। तो शीघ्र ही बाबर ने लाहौर और दीपालपुर पर अधिकार कर लिया और दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। जो दौलत खां था, दौलत खां के दो पुत्र थे। उसमें एक का नाम जो था वो था गाजी खां और जो दूसरे का नाम था उसका नाम था दिलावर खां। तो जो दौलत खां था वो बाबर के साथ जा मिला, अपने पुत्रों को लेकर बाबर के साथ जा मिला। देखिए किस तरीके से वो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को अपदस्थ करने के लिए और उसके चाचा जो थे उनको जो गद्दी पे बैठाने के लिए किस तरीके से षड्यंत्र रच रहा है। अब आगे युद्ध के पश्चात बाबर ने दौलत खां को जब युद्ध हुआ और उसमें बाबर ने दौलत खां के सामने जालंधर एवं मुल्तान की जागीरें देने की पेशकश की, तो ये बात दौलत खां को समझ में नहीं आई और दौलत खां संतुष्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा थी। दौलत खां के दूसरे पुत्र जिसका नाम दिलावर खां था, उसने अपने पिता के साथ ही विश्वासघात करके बाबर से मिला। वह जाकर बाबर से मिल गया। बाबर उसकी इन गतिविधियों से काफ़ी प्रसन्न हुआ और उसने उसको सुल्तानपुर की जागीर दी। इसके अलावा उसने खाना की उपाधि प्रदान की। देखिए ये उपाधि जो दी गई है, खाना की उपाधि किसके द्वारा किसको दी गई है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए। तो आप इसको याद रखिएगा कि बाबर जो था, बाबर ने खाना की उपाधि दी थी। किसको दी थी? दिलावर खां को दी थी। दिलावर खां कौन था? दौलत खां का पुत्र था, जिसने अपने पिता के साथ ही विश्वासघात किया था। अब
आलम खां को दीपालपुर की जागीर प्रदान की गई। जब आलम खां को बाबर ने दीपालपुर की जागीर दे दी तो इससे दौलत खां अपने आप को काफी अपमानित महसूस करने लगा और उसने बाबर के विरुद्ध षड्यंत्र किया, किंतु वह सफल नहीं हुआ। बाद में उसने सुल्तानपुर और दीपालपुर दोनों पर अधिकार कर लिया जब बाबर वापस काबुल चला गया। तो जब उसने दीपालपुर और सुल्तानपुर पे अधिकार कर लिया तो जो आलम खां था वो भाग के काबुल गया और उसने बाबर के यहाँ शरण ली। बाबर के आश्वासन दिए जाने पे वह वापस लौट के आया। वापस लौट के आने के बाद उसने दौलत खां का साथ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसको बाबर के द्वारा आश्वासन दिया गया, जब वो भाग के गया बाबर के पास काबुल गया तो बाबर के द्वारा उसे आश्वासन दिया गया, और जब वो काबुल से वापस लौट के आया तो वो दौलत खां से जा मिल गया। और दौलत खां और आलम खां ये दोनों आपस में मिल के दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ विद्रोह किए, षड्यंत्र रचे, लेकिन ये अपने विद्रोह में सफल नहीं हुए। इब्राहिम लोदी द्वारा उनको पराजित किया गया। अब हम बाबर के अंतिम आक्रमण या यूं कह लें कि भारत पर जो उसका 5वां आक्रमण था उसके विषय में बात करेंगे। 1525 ईस्वी में दौलत खां के विरुद्ध बाबर ने अपना 5वां और अंतिम आक्रमण किया। काबुल और कंदहार उसने अपने पुत्र कामरान को सौंप दिया और खुद एक विशाल शक्तिशाली सेना के साथ भारत की ओर प्रस्थान किया। उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं बदखसा से विशाल सेना के साथ रास्ते में उससे आ मिला। इसके अलावा पेशावर, सियालकोट और लाहौर की सैन्य टुकड़ी भी उससे आ मिली। इस बात का पता जब दौलत खां और उसके पुत्र दिलावर खां को चला तो वो लोग इतना भयभीत हो गए कि वो लोग भाग खड़े हुए और उन लोगों ने होशियारपुर जिले के मनौत में शरण ली। बाबर की सेना उनका पीछा की। अंत में दौलत खां ने आत्मसमर्पण कर दिया और दौलत खां के आत्मसमर्पण करने के बाद उसे बंदी बना लिया गया और उसे कैदी के रूप में भीरा नामक स्थान पर भेजने का बाबर ने आदेश किया, लेकिन उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। दौलत खां तो देखिए किस तरह दौलत खां मर गया। अब जो आलम खां था वो बाबर की सेवा में उपस्थित रहा और पानीपत के प्रथम युद्ध तक उसके साथ खड़ा रहा। दौलत खां लोदी के अधिकांश सिपाही बाबर से जा मिले, जिस कारण बाबर की सेना जो कि पहले से विशाल थी वो और विशाल हो गई। फिर बाबर के इन गतिविधियों के बारे में जब दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पता चला तो उसने भी अपनी सेना को तैयार किया और बाबर से युद्ध करने के लिए उसने प्रस्थान किया। देखिए किस तरीके से बाबर जो है वो लाहौर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार कर दिल्ली की तरफ बढ़ता है। तो इसका पूरी तरीके से सामना करने के लिए इब्राहिम लोदी भी तैयार बैठा है। इब्राहिम लोदी ने बाबर की प्रगति को रोकने के लिए अपने 2 अन्य दस्तों को हिसार फिरोजा को अपने जो उसके 2 अन्य सैन्य टुकड़ियां थीं उनको भेजा। उसमें से एक का मुकाबला हुमायूं के साथ हुआ जिसमें
हुमायूं के द्वारा उनको पराजित किया गया। और जब हुमायूं ने उसके जो 2 अन्य सैन्य दस्ते थे, जब उनका हुमायूं से मुकाबला हुआ और हुमायूं उन पर विजय हासिल कर लेता है, तो बाबर इससे काफ़ी प्रसन्न होता है और बाबर इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वह हिसार और फिरोजा दिला हुमायूं को भेंट करता है। इस प्रकार अब बाबर यमुना नदी के किनारे होता हुआ 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत पहुंचता है, जहां वह अपना शिविर लगाता है। अब देखिए, बाबर पानीपत पहुंच चुका है। अब भारतीय इतिहास में एक युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। जो भी बच्चे इतिहास पढ़ते हैं वो इसके विषय में जरूर सुना होगा या जानते होंगे। अब जो मेरा अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। आज बस इतना ही। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ ही साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आप लोगों को मेरे वीडियोस से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आप तक डायरेक्ट पहुँचे। और अगले वीडियो में आप लोगों को मैं पानीपत के प्रथम युद्ध से शुरू करूंगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा वो। आप लोग बिल्कुल भी उसको छोड़िएगा मत और वीडियो को अंत तक देखा करिए। नमस्कार मित्रों।